हम लोग आज एमसीक्यूज पढ़ रहे हैं। लेट स्टार्ट दिस। पहले बोल रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर के लिए क्या है। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर के लिए इनकम है, तो एग्जाम में हमें सी इनकम ऐसा लिखना है। सिर्फ इनकम नहीं लिखना है, सिर्फ सी नहीं लिखना है। कौन से मेथड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कीप्स ऑन चेंजिंग, राइट? तो उसका आंसर है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। तो आपको लिखना है ए फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, राइट? तो ए भी लिखना है और आंसर भी लिखना है, सिर्फ ए नहीं लिखना है, सिर्फ आंसर नहीं लिखना है। On which side the share of partners share profit is recorded under fluctuating। अब fluctuating में कैपिटल अकाउंट ही बनता है। इसका आंसर है बी क्रेडिट टू कैपिटल अकाउंट। अब फिक्स्ड कैपिटल में ड्रॉइंग्स कहाँ ट्रांसफर होती हैं? फिक्स्ड कैपिटल में ड्रॉइंग्स ट्रांसफर होती हैं करंट अकाउंट में, तो इसका आंसर है बी करंट अकाउंट। अब इंटरेस्ट ऑन डेबिट बैलेंस ऑफ पार्टनर्स करंट अकाउंट फॉर फर्म। अब हमें सोचना है, पहले तो डेबिट बैलेंस फर्म के लिए एसेट होता है। एसेट हमें इनकम जनरेट करके देता है ना? करेक्ट। तो डेबिट बैलेंस फॉर पार्टनर्स करंट अकाउंट फॉर फर्म, तो फर्म के नजरिए से डेबिट बैलेंस एसेट होता है और एसेट पे हमें इनकम जनरेट होती है। करेक्ट, तो उसका आंसर इनकम। अब रट्टा मार लिया, सपोज एग्जाम में आ गया क्रेडिट बैलेंस, तो हमें तुरंत सोचना है क्रेडिट बैलेंस फर्म के लिए क्या है? लायबिलिटी। लायबिलिटी पे हम एक्सपेंस करते हैं एज एन फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट, तो उस केस में ये ए हो जाता। तो ध्यान से देखना, इस बार ट्विस्ट एंड टर्न जरूर होंगे एमसीक्यूज में। 20% एमसीक्यूज हैं, तो इतना इजी टेक्स्ट बुक के एमसीक्यूज होंगे पर थोड़े ट्विस्ट एंड टर्न्स होंगे, तो ध्यान से पढ़ना। डेबिट बैलेंस है, फर्म के लिए एसेट है, इसीलिए इनकम है, राइट? नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स ऑफ पार्टनर फॉर पार्टनर। अब पार्टनर के लिए एक्सपेंस है, फर्म के लिए इनकम है। अब यही फॉर पार्टनर की जगह फर्म आ गया सपोज एग्जाम में, तो फर्म के लिए क्या है? इनकम। पार्टनर के लिए क्या है? एक्सपेंस। ध्यान से देखना। नेक्स्ट, सेवेंथ का आंसर, डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन। अब प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन से यहाँ तो डिविजिबल प्रॉफिट आता है, यहाँ डिविजिबल लॉस आता है। डेबिट बैलेंस है इसीलिए डिविजिबल लॉस। डेबिट बैलेंस है इसलिए डिविजिबल लॉस। यही अगर क्रेडिट बैलेंस होता तो डिविजिबल प्रॉफिट। डेबिट बैलेंस है इसीलिए डिविजिबल लॉस। अब देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में पूछ रहा है, अगर कोई प्रोविजन नहीं है तो उसका आंसर है डी, नो इंटरेस्ट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज नहीं कर सकते अगर पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा हुआ है तो, राइट? नो इंटरेस्ट याद रखना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स दोनों में उसका आंसर आएगा नो इंटरेस्ट। लोन पर, अब लोन किसने दिया है? बाय पार्टनर टू फर्म। अब पार्टनर टू फर्म तो उसका आंसर क्या होगा? 6%। पर एग्जाम में भी रट्टा मार लिया, 6% लिख लिया। एग्जाम में आ गया पेड ऑन लोन लेंट बाय फर्म टू पार्टनर। अब फर्म टू पार्टनर कर दिया, और बच्चे तो बड़े बोले होते हैं ना, 6%। अरे भैया फर्म टू पार्टनर है तो नो इंटरेस्ट, याद रखना ये चीज। तो हो सकता है कुछ ट्विस्ट एंड टर्न्स हो, रट्टा नहीं मारना। यू हैव टू जस्ट रीड द एमसीक्यू एंड आंसर इट प्रॉपर्ली। नेक्स्ट, एबीसी का कैपिटल प्रोपोर्शन है 3:2:1। 66,000 है। सब बच्चों ने रट्टा मार लिया, कैपिटल प्रोपोर्शन दे रखा है, नथिंग इज मेंशन, दे आर इक्वल पार्टनर। 66,000 डिवाइडेड बाय 3, आंसर इज 22,000। सब बच्चे खुश। बोर्ड में क्या कर दिया इस बार उन्होंने? ऐसे कर दिया, प्रॉफिट प्रोपोर्शन। हम तो बच्चे बोले होते हैं ना, इमेज लर्न करते हैं। 66,000 वाला एमसीक्यू, 22,000 आंसर है। ये नहीं देखा कि यार प्रॉफिट प्रोपोर्शन ही है इस बार। अब प्रॉफिट प्रोपोर्शन है तो सी का शेयर है 1/6, तो 66,000 इंटू 1/6 करोगे तो क्या आएगा आंसर? 11,000। तो रट्टा नहीं मारना प्लीज, मैं बार बार कह रहा हूँ, डोंट क्रैम दिस टाइम 20% एमसीक्यूज। इट विल बी फ्रॉम टेक्स्ट बुक्स फॉर श्योर, बट देयर विल बी लिटिल बिट ट्विस्ट एंड टर्न्स, सो यू टू गो थ्रू एमसीक्यूज एंड देन आंसर। प्रॉफिट प्रोपोर्शन होता तो यही आंसर 11,000 होता, राइट? कैपिटल प्रोपोर्शन दे रखा है इसीलिए दे आर इक्वल पार्टनर्स, इसीलिए 22,000 आंसर है। प्लीज प्रॉपरली रीड द एमसीक्यूज बिफोर आंसरिंग। अब हम कुछ एमसीक्यूज कर रहे हैं जो सेल्फ लर्निंग के हैं। पर मंथ ड्रॉइंग्स है, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ है तो 78 का फैक्टर होता है, सबको पता है। मिडिल ऑफ द मंथ हो 72, एंड ऑफ द मंथ हो 66। वेरी सिंपल एमसीक्यू। अब इसका आंसर है इक्वल प्रोपोर्शन, राइट? अब लिखा हुआ है नो प्रोविजन इज मेड, प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा? इक्वल प्रोपोर्शन। नेक्स्ट,
पार्टनर की लायबिलिटी क्या होती है? पार्टनर की लायबिलिटी होती है अनलिमिटेड, बी अनलिमिटेड, राइट। अब इंटरेस्ट ऑन क्रेडिट बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट, देखिए ये जो एमसीक्यू है ना, राइट, ये सेल्फ लर्निंग का है, टेक्स्ट बुक का नहीं है, ध्यान से पढ़ना। इंटरेस्ट ऑन क्रेडिट बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट व्हेन फिक्स्ड कैपिटल मेथड इज प्रिपेयर्ड। अब आना तो वो कहां पर है? करंट अकाउंट में है, राइट। तो करंट अकाउंट वाले ऑप्शन ही हैं, तो ए ऑप्शन तो हो नहीं सकता। अब इसका आंसर है सी, क्रेडिट साइड ऑफ करंट अकाउंट। क्योंकि देखो, ये पार्टनर के लिए इनकम है, फर्म के लिए एक्सपेंस है। फर्म के लिए एक्सपेंस है तो वो डेबिट साइड आ सकता था पीएल अप्रोप्रिएशन के, पर हमें तो क्रेडिट साइड दे रखा है, इसीलिए करेक्ट ऑप्शन क्या है? सी, क्रेडिट साइड ऑफ करंट अकाउंट, राइट। ध्यान से पढ़ना एमसीक्यू। नेक्स्ट, अब 600 एंड ऑफ एवरी मंथ है। अब एंड ऑफ द एवरी मंथ है तो क्या करेंगे? 600 इंटू 8% इंटू 66 डिवाइडेड बाई 12, डू इट, 264। अब रट्टा मार लिया, 600 वाला एमसीक्यू है, 264 आंसर है, 8%। नहीं हो सकता, एंड की जगह अगर स्टार्ट दे दिया ना, जज्बात बदल जाएंगे, है ना। 600 इंटू 8% इंटू 78 डिवाइडेड बाई 12 करोगे तो उस केस में 312 आंसर आ जाएगा। तो ध्यान रहे, मिस्टेक ना करें, ध्यान से पढ़ें एमसीक्यू। अब क्लोजिंग कैपिटल है, जिसमें ड्राइंग्स का इफेक्ट आ चुका है। अब ड्राइंग्स क्या होता है? कैपिटल में से माइनस। हमें वर्क बैक करके ओपनिंग पे जाना है, तो हमें क्या करना चाहिए? प्लस। प्लस करिए, 44,000 हो जाएंगे, उसका 12% निकालिए, 44,000 का 12%, डी ऑप्शन मिलेगा, करेक्ट। तो ड्राइंग्स वैसे होती है माइनस, क्लोजिंग कैपिटल दिया हुआ है तो वर्क बैक करके ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए हमें करना पड़ेगा प्लस। नेक्स्ट, अब इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन बाय पार्टनर टू फर्म, पार्टनर ने फर्म को दिया है, डेबिट साइड ऑफ पीएनएल, फाइनेंशियल एक्सपेंस है ये, डेबिट साइड ऑफ पीएनएल, करेक्ट, ए, डेबिट साइड ऑफ पीएनएल। क्रेडिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन, क्रेडिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन कहाँ आएगा? क्रेडिट साइड ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट एज द केस में भी, करेक्ट, सही है। अमंगेस्ट पार्टनर कहाँ जाएगा? तो क्रेडिट बैलेंस है, क्रेडिट साइड ऑफ पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट एज द केस में भी। नेक्स्ट, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट्स मेंटेन्ड है, इन सच केस ड्राइंग्स कहाँ क्लोज होंगी? तो करंट अकाउंट में क्लोज होंगी, ये सबसे सिंपल एमसीक्यू है। फ्लेक्सिबल कैपिटल अकाउंट है, राइट, उस केस में कहाँ जाएगा? एडिशनल कैपिटल, एडिशनल कैपिटल कहाँ जाएगा? क्रेडिट साइड ऑफ कैपिटल, बी ऑप्शन। अब टोटल कैपिटल दे रखा है इस सब में 6 लाख, कैपिटल प्रोपोर्शन दे रखा है, प्रॉफिट एंड लॉस इक्वल है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% है, 6 लाख का 6% कितना होता है? 36,000, उसको कैपिटल प्रोपोर्शन में डाल दीजिए। अब कैपिटल प्रोपोर्शन में डालेंगे तो शर्मा का कैपिटल है 5/10, तो इंटू 5/10 करेंगे तो उसका आंसर आ जाएगा, करके देखो। 6 लाख इंटू 6% करोगे तो 36,000 आएगा, वो इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैपिटल प्रोपोर्शन में जाता है, तो ये खुद एक एमसीक्यू है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कौन से प्रोपोर्शन में जाएगा? तो कैपिटल प्रोपोर्शन में, इक्वल प्रोपोर्शन में प्रॉफिट जाता है, तो इसका आंसर है 18,000। नेक्स्ट, मैनेजर कमीशन दे रखी है, डिविजिबल प्रॉफिट पूछ रहा है, तो मैनेजर कमीशन का फॉर्मूला होता है डिविजिबल प्रॉफिट इंटू आर अपॉन 100। इसमें वैल्यूज पुट करिए, 2980 इज इक्वल्स टू डिविजिबल प्रॉफिट पता नहीं है, 5/100, राइट। मल्टीप्लाई करो, 5 नीचे आ जाएगा, यू विल गेट द आंसर, करके देखो कैलकुलेटर पे क्या आ रहा है, 59,600, राइट। नेक्स्ट, क्लोजिंग कैपिटल दे रखा है जिसमें डिविजिबल प्रॉफिट इंक्लूडेड है। अब क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल पे जाना है तो रिवर्स करते हैं, प्रॉफिट वैसे होता है प्लस, अब करेंगे माइनस। 35,000 माइनस 15,000 इज 20,000, 20,000 का 10%, 2,000, करेक्ट। फिर द कैपिटल प्रोपोर्शन ऑफ एक्स वाई जेड इज 2:1:4, एक्स रिसीव्ड 15,000 एज प्रॉफिट, ना कैपिटल प्रोपोर्शन दे रखा है, इफ नथिंग इज मेंशन दे आर इक्वल पार्टनर्स, राइट। तो 3 पार्टनर्स हैं, अगर एक्स का 15 है तो वाई का भी 15, जेड का भी 15, तो टोटल प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 45,000, राइट।
नेक्स्ट, कश्मी एक पार्टनर ने जो 12,000 विड्रॉ किया 30/11 को, तो इंटरेस्ट रन होगा दिसंबर से, दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 4 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट करो, 12,000 इंटू 12%, 12,000 इंटू 12% इंटू 4 डिवाइडेड बाई 12, यू विल गेट 480 रुपीज, राइट। अब यहाँ पर पार्टनरशिप अकाउंट्स के एमसीक्यूज खत्म, सेल्फ लर्निंग के भी। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पे जा रहे हैं, हम लोग गुडविल चैप्टर के एमसीक्यूज कर रहे हैं। अब ये सबसे फ्री हिट है, मतलब आ गया तो, गुडविल इज विच टाइप ऑफ एन एसेट, इज एन इनटैंजिबल एसेट, बी इनटैंजिबल एसेट, तो बी भी लिखना है और आंसर भी लिखना है इंटैंजिबल एसेट, सिर्फ इंटैंजिबल एसेट्स नहीं लिखना है, राइट। डिपेंड्स अपॉन व्हाट, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, सबसे बढ़िया एमसीक्यू। नेक्स्ट, फाइनेंशियल वैल्यू ऑफ व्हाट, फाइनेंशियल वैल्यू ऑफ प्रेस्टीज ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज, परफेक्ट। अब गुडविल इज डैश वेयर इंडिविजुअल स्किल इज इंपॉर्टेंट। अब इसका आंसर है लेस, इसका आंसर है लेस। जब इंडिविजुअल स्किल होंगी तो गुडविल लेस होगी, क्योंकि गुडविल हमेशा कलेक्टिव एट्रीब्यूट्स ऑफ बिजनेस पर डिपेंड करती है, राइट। कस्टमर रिलेशन, रेपुटेशन, राइट। सिर्फ एक इंडिविजुअल स्किल पे नहीं होती है, सिर्फ एक इंडिविजुअल स्किल पे हो तो गुडविल उसकी लेस होगी। गुडविल इज ऑलवेज अ कलेक्ट रीजन ऑफ रिजल्ट ऑफ कलेक्टिव एट्रीब्यूट्स ऑफ बिजनेस, इसका आंसर है लेस। नेक्स्ट, अप्रोप्रिएट व्हेन एवरी ईयर इंक्रीजिंग, अभी तो सबसे सिंपल है, वेटेड एवरेज पे हम न्यूमेरिकल्स भी करते हैं। नेक्स्ट, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट क्या होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। सुपर प्रॉफिट क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, वेरी सिंपल। अब हम नेक्स्ट सेल्फ लर्निंग के एमसीक्यूज कर रहे हैं। एन इंटेंजिबल एसेट व्हिच शोज रेपुटेशन ऑफ अ फर्म इन द मार्केट इज व्हाट, गुडविल, डेफिनेटली करेक्ट, इट्स गुडविल। नेक्स्ट, गुडविल इज डैश फॉर हाई वैल्यू एडेड प्रोडक्ट प्रोड्यूस बाय कंपनी। अब गुडविल हमेशा मोर होगी, हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स जो होंगे उसकी गुडविल हमेशा मोर होगी, राइट। सो हाई वैल्यूज में हमेशा गुडविल मोर होगी। फ्रॉम द फॉलोइंग व्हिच फैक्टर अफेक्ट्स वैल्यू ऑफ गुडविल, तो डेफिनेटली लोकेशन ऑफ बिजनेस, करेक्ट। कैपिटलाइजेशन, अब कैपिटलाइजेशन मेथड में गुडविल कैसे निकालते हैं, कैपिटलाइज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटलाइज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, राइट। गुडविल इज डैश वेयर बिजनेस इज अ मोनोपोली, उसका आंसर है मोर, मोनोपोली है तो गुडविल ज्यादा है, करेक्ट। कितने मेथड्स हैं वैल्यूएशन के लिए, कितने मेथड्स हैं, एनीबॉडी रिमेंबर्स, 4 मेथड्स, एवरेज प्रॉफिट मेथड, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड एंड कैपिटलाइजेशन मेथड। ये वन लाइनर भी आ सकता है, स्टेट द मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो देयर आर 4 मेथड्स, एवरेज प्रॉफिट मेथड, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट मेथड। तो 4 इसका आंसर है। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज का मतलब क्या होता है कि नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज ऑफ गुडविल, ए ऑप्शन, मेंटेन करेंगे मतलब और आने वाले साल इतने हम प्रॉफिट्स मेंटेन करेंगे। डैश इज गिवन इन वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, अब इसका आंसर क्या होगा, मोर वेट टू रीसेंट प्रॉफिट्स, मोर वेट्स टू रीसेंट प्रॉफिट्स। जो सबसे करंट प्रॉफिट होगा उस पर सबसे ज्यादा वेट होगा, जो सबसे पुराना प्रॉफिट होगा उस पर सबसे कम वेट होगा। एक्सपेक्टेड प्रॉफिट का आंसर क्या है, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, रिपीट हो रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर 63,000 है, वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर्स परचेज, तो 63,000 इंटू 2, 1,26,000। फाइंडिंग वैल्यू ऑफ गुडविल कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट इज कंपेयर्ड विद व्हाट, कैपिटल एम्प्लॉयड, राइट। ये आप सम्स में करते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है बिजनेस का, टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज। कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है, टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज, राइट। एवरेज प्रॉफिट इज मोर देन एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, उसको क्या कहते हैं, एवरेज प्रॉफिट ज्यादा है एक्सपेक्टेशन से, सुपर प्रॉफिट। नॉर्मली गुडविल इज डैश वेयर देयर इज फेवरेबल लोकेशन, अब लोकेशनल एडवांटेज है, डेफिनेटली मोर।
वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे आता है? तो टोटल वेटेड प्रॉफिट्स डिवाइडेड बाय टोटल वेट्स विच इज ए। टोटल वेटेड प्रॉफिट्स डिवाइडेड बाय टोटल वेट। एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म 56,000 है, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न 10% है। कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट 56,000 डिवाइडेड बाय 10 परसेंटेज, 56,000 डिवाइडेड बाय 10 परसेंटेज 5,60,000। तो ये गुडविल के एमसीक्यूज हो गए। नाउ वी आर गोइंग फॉर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप। इसके भी 2 एमसीक्यूज आते हैं बोर्ड में। एट द टाइम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप फर्म डैश इज प्रिपेयर्ड। रिकंस्ट्रक्शन के टाइम पे क्या बनता है? रिवैल्यूएशन, है ना? रिवैल्यूएशन अकाउंट बनता है रिकंस्ट्रक्शन के टाइम पे। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनता है एसेट्स एंड लायबिलिटीज की एंट्रीज रिकॉर्ड करने के लिए, राइट? अब एसेट्स की वैल्यू बढ़ गई एट द टाइम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन। अब एसेट की वैल्यू बढ़ गई तो हम क्या करते हैं? एसेट में प्लस कर देते हैं और रिवैल्यूएशन की क्रेडिट साइड दिखाते हैं, राइट? तो ए ऑप्शन। नेक्स्ट, अब वो बोल रहा है वैल्यू ऑफ लायबिलिटी डिक्रीज हो गई। वैल्यू ऑफ लायबिलिटी डिक्रीज हो गई तो सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द लायबिलिटीज। अब फायदा हो गया तो रिवैल्यूएशन में क्रेडिट, करेक्ट? रिवैल्यूएशन अकाउंट इज आल्सो नोन एज, मोस्ट इंपॉर्टेंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट इज आल्सो नोन एज प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट। तो ये बोर्ड में आ भी चुका है और दोबारा भी आ सकता है। रिवैल्यूएशन का दूसरा नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। इन विच रेशियो प्रॉफिट और लॉस ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट इज डिस्ट्रीब्यूटेड? रिवैल्यूएशन अकाउंट जाता है ओल्ड प्रॉफिट रेशियो में, डी ओल्ड प्रॉफिट रेशियो। वेयर इज एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एज पर बैलेंस शीट इज शोन एट द टाइम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप? एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट कहां दिखाते हैं? तो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट आता है क्रेडिट साइड ऑफ पार्टनर्स कैपिटल। क्रेडिट साइड ऑफ पार्टनर्स कैपिटल। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में सैक्रिफाइस कैसे निकालते हैं? तो सैक्रिफाइस निकालते हैं ओल्ड प्रॉफिट रेशियो माइनस न्यू प्रॉफिट रेशियो, राइट? नेक्स्ट एमसीक्यू, इन रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप फर्म गेन रेशियो। अब गेन रेशियो का आंसर क्या है? न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। नेक्स्ट, रिकंस्ट्रक्शन के टाइम पे इन्वेस्टमेंट्स कौन सी वैल्यू पे दिखाते हैं? तो मार्केट वैल्यू। नेक्स्ट, वर्कर प्रॉफिट शेयरिंग फंड बैलेंस शीट में दिखाया हुआ है रिकंस्ट्रक्शन में, उसका क्या करेंगे? लायबिलिटी साइड। वर्कमैन प्रॉफिट शेयरिंग फंड इज अ लायबिलिटी। वर्कर कंपनसेशन फंड होता तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता, राइट? ध्यान रखना, ध्यान से एमसीक्यू पढ़ना। वर्कर प्रॉफिट शेयरिंग फंड तो लायबिलिटी साइड करेक्ट आंसर है, पर यहीं प्रॉफिट शेयरिंग फंड की जगह अगर मान लो वर्कर कंपनसेशन फंड आ गया होता तो रिकंस्ट्रक्शन के टाइम पे कहां दिखाते हैं? क्रेडिट साइड ऑफ पार्टनर्स कैपिटल, करेक्ट? तो ध्यान से पढ़ना एमसीक्यूज, ट्विस्ट एंड टर्न्स हो सकते हैं। अब सेल्फ लर्निंग के कुछ एमसीक्यूज रिकंस्ट्रक्शन चैप्टर के। अब बैलेंस शीट में हम लोग रिवैल्यूएशन के बाद कौन से वैल्यूज दिखाते हैं? तो रिवैल्यूड आंसर्स, राइट? रिवैल्यूड एसेट्स और लायबिलिटीज दिखाते हैं, राइट? इसका आंसर क्रेडिट बैलेंस ऑफ रिवैल्यूएशन। क्रेडिट बैलेंस है मतलब प्रॉफिट है, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, राइट? अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स इज क्रेडिटेड टू, अब अनडिस्ट्रीब्यूटेड पार्टनर्स कैपिटल, करेक्ट? सही ना? पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट करते हैं, डी ऑप्शन, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में एक्यूमुलेटेड रिजर्व्स एंड प्रॉफिट्स यानी जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस कहाँ जाता है, किसको जाता है? तो डेफिनेटली वो जाता है ओल्ड पार्टनर्स को, करेक्ट? ठीक है। नेक्स्ट, चेंजेस इन पार्टनरशिप ड्यू टू सेवरल रीजंस को क्या बोला जाता है? तो रिकंस्ट्रक्शन बोला जाता है, राइट? वर्कमैन प्रॉफिट शेयरिंग फंड फर्म के लिए क्या है? तो फर्म के लिए लायबिलिटी है, राइट? ये इंपॉर्टेंट है, रिपीट भी हुआ है। नेक्स्ट, अब एक्रूड इनकम या प्रीपेड एक्सपेंसेस कहाँ दिखाते हैं? तो एक्रूड इनकम या प्रीपेड एक्सपेंसेस रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड आता है, तो क्रेडिटेड टू रिवैल्यूएशन।
नेक्स्ट, विच आर द फॉलोइंग बैलेंसेस ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, इनमें से कौन सा एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का है? तो इसका आंसर है रिजर्व फंड। प्रोविडेंट फंड एक नॉन करंट लायबिलिटी है, बिल्स पेबल करंट लायबिलिटी है, वर्कर प्रॉफिट शेयरिंग भी एक नॉन करंट लायबिलिटी है। तो रिजर्व फंड इज एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। अब प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो चेंज कैसे होता है? तो याद रहे, कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स, कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स, करेक्ट। डेबिट बैलेंस ऑफ रिवैल्यूएशन, अब ध्यान रखना, डेबिट बैलेंस ऑफ रिवैल्यूएशन मींस लॉस, क्रेडिट बैलेंस ऑफ रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, डेबिट बैलेंस मींस लॉस, तो ध्यान रखना रिवैल्यूएशन लॉस। अब which of the following is credited to partners capital account? जनरल रिजर्व, क्योंकि लॉस तो डेबिट होता है। वर्कर सेविंग अकाउंट और प्रॉफिट शेयरिंग फंड तो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड आता है, तो उसका आंसर है ए, जनरल रिजर्व। नाउ इंटरेस्टिंग एमसीक्यू, देखो अब रेशियो निकालने तो बैठेंगे नहीं ना एक के लिए। अब देखो एक्स का पुराना रेशियो है 2/3, नया रेशियो हो गया 1/3, यानी डेफिनेटली कम हो गया, मतलब एक्स तो सैक्रिफाइस कर रहा है। तो एक्स सैक्रिफाइस करेगा तो मिलेगा किसको? वाई को। तो इसलिए इसका आंसर है बी। कैलकुलेट करने मत बैठना उधर, लॉजिकल सोचना। एक्स का रेशियो 2/3 था, न्यू रेशियो हो गया 1/3, यानी एक्स का रेशियो कम हो गया। अब एक्स का रेशियो कम हो गया मतलब एक्स सेक्रीफाइस कर रहा है, वाई को मिल रहा है, राइट। व्हेन पार्टनर सेक्रीफाइस इज जीरो, व्हाट इट विल कॉज, राइट। नाउ पार्टनर्स डज नॉट नेट गेन एंड लॉस, ना उसको गेन हो रहा है ना लॉस हो रहा है, तो उसका डी ऑप्शन है। अब नेक्स्ट एमसीक्यू, अब ये सॉल्व करने हम नहीं बैठेंगे, दिमाग लगाएंगे। राम श्याम घनश्याम पार्टनर्स है, उनका रेशियो 5:3:2 है। सेक्रीफाइस ऑफ राम पूछता है, तो देखो राम को मिल रहा है 5/10, मतलब विच इज एक्चुअली 50%। इफ यू नो दिस, 5/10 इज 50%। न्यू रेशियो हो गया 2/5, विच इज 40%, करेक्ट। तो 50% में से 40% गया तो कितना बचा? 10%। 10% क्या होता है? 1/10, है ना। तो थोड़ा लॉजिकल बनने का, उस टाइम बैठ के फॉर्मूला लगाओगे, टाइम है तो फॉर्मूला लगाओ, राम का फॉर्मूला लगाओ, राइट। सैक्रिफाइस आ जाएगा, सैक्रिफाइस इज ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। बट एकदम ट्रिकी तरीके से सॉल्व करना है तो 5/10 इज 50%, न्यू रेशियो है 2/5 विच इज 40%, 50% माइनस 40% इज 10%, 10% इज 1/10, है ना। थोड़े ट्रिक्स भी लगाने हैं। अब वो बोल रहा है कि बी सैक्रिफाइस 1/15 फ्रॉम हिज शेयर, सी सैक्रिफाइस 1/15 फ्रॉम हिज शेयर। ऑफ नहीं है, फ्रॉम है। तो बी सेक्रीफाइस कर रहा है 1/15, सी सेक्रीफाइस कर रहा है 1/15, तो ए गेन करेगा कितना? 2/15, तो इसका आंसर है 2/15 गेन। अब हम लोग नेक्स्ट जाते हैं एडमिशन ऑफ पार्टनर पर, इसके भी दो एमसीक्यूज आएंगे। बैलेंस ऑफ जनरल रिजर्व एंड क्रेडिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज ट्रांसफर टू, आंसर है ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल, राइट। गुडविल अपीयरिंग इन द बुक्स ऑफ द फर्म, गुडविल अपीयरिंग क्या करते हैं? डेबिट साइड ऑफ ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो, एंड गुडविल अकाउंट इज क्रेडिटेड, तो ए ऑप्शन। Premium for goodwill brought by the partner is recorded on, अब ओल्ड पार्टनर्स लेके जाते हैं सैक्रिफाइस रेशियो में, ऑप्शन डी पढ़िए, राइट। क्रेडिटेड टू ओल्ड पार्टनर्स इन देयर सैक्रिफाइस रेशियो। रिवॉल्यूशन अकाउंट इज डैश टाइप, इट्स अ नॉमिनल अकाउंट, करेक्ट। व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल, उसे क्या नाम देते हैं? प्रीमियम फॉर गुडविल, सबको पता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 क्या कहता है कि इंटरनली जनरेटेड गुडविल नहीं दिखा सकते। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, आ सकता है एग्जाम में, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इंटरनली जनरेटेड गुडविल नहीं दिखा सकते, तो ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। रिवॉल्यूशन अकाउंट का दूसरा नाम क्या है? रिपीट हो रहा है, रिवॉल्यूशन अकाउंट का दूसरा नाम क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट। जब ओल्ड प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो इज गिवन, सैक्रिफाइस रेशियो इज, अब न्यू रेशियो नहीं दे रखा है, तो क्या होता है? सैक्रिफाइस रेशियो ओल्ड रेशियो सेम होता है, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल्स टू ओल्ड रेशियो। जब नया रेशियो नहीं दिया हुआ है, सैक्रिफाइस इज इक्वल्स टू ओल्ड। नेक्स्ट, अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, राइट।
old partner is also required to give his share of goodwill to the other old partner when his new share in new profit and loss ratio is more than his old, यानी बी ऑप्शन। करेक्ट। जब उसका नया शेयर उसके पुराने शेयर से ज्यादा है तो डेफिनेटली उसको भी गुडविल देना पड़ेगा, गेनर है तो। नेक्स्ट, प्रॉफिट और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन किस में जाता है? करेक्ट, ओल्ड पार्टनर्स के अकाउंट में, ओल्ड रेशियो में, डी ऑप्शन। अब सेल्फ लर्निंग के कुछ एमसीक्यूज। एडमिशन ऑफ पार्टनर क्या है? तो रिकंस्टिट्यूशन है, राइट। नेक्स्ट, डैश इज नॉट अ रीजन फॉर एडमिशन ऑफ इन कंटिन्यूइंग पार्टनरशिप फॉर्म। मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। इसका आंसर है एज पर पार्टनरशिप एक्ट 1932 कि एज पर पार्टनरशिप एक्ट 1932 के हिसाब से नहीं, कैपिटल होता है तो अपन कर सकते हैं, राइट। मैनेजरियल पावर है तो अपन एडमिशन कर सकते हैं। कोई दूसरा रिटायर हो गया या डेथ हो गई तो अपन किसी और को कर सकते हैं, पर पार्टनरशिप एक्ट 1932 बोलता है इसीलिए कर रहे हैं, वो कहना गलत है। तो इसीलिए इसका डी ऑप्शन है कि एज पर पार्टनरशिप एक्ट 1932। फिर रिजर्व्स कहाँ ट्रांसफर होते हैं? ए ऑप्शन, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल इन ओल्ड प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो ऑन द क्रेडिट साइड। नेक्स्ट, goodwill appearing in the books debited to old partners in old profit and loss ratio, B option. Next, अब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 30,000 डेटर्स का बैलेंस है, 3,000 बीडीआर है। अब 2,000 बैड डेट्स हो गए तो 30,000 में से आप पहले 2,000 काटेंगे तो आएगा 28,000। 28,000 का आप 10% निकालेंगे बीडीआर तो 2,800 आएगा, करेक्ट। और माइनस करके आप वैल्यू लिखते हैं। अब ये एक्चुअल लॉस है, ये फ्यूचर लॉस है, तो एक्चुअल लॉस एंड फ्यूचर लॉस कुल मिला के हुआ 4,800, जिसको बेयर करने के लिए मेरे पास ऑलरेडी कितना पड़ा है? 3,000। ओके, तो एक्स्ट्रा लॉस कितना हुआ जो आप रिवैल्यूएशन में डेबिट करोगे? 1,800, डी 1,800। तो ये एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है नॉर्मल सम के लिए भी। प्राइवेटली पे कर रहा है गुडविल, प्राइवेटली पे कर रहा है तो ये भी इंपॉर्टेंट है। प्राइवेटली अगर गुडविल पे करता है कोई पार्टनर तो बुक्स में कोई एंट्री नहीं होती, नो एंट्री। इज दैट क्लियर? ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। प्राइवेटली जब कोई पे करे पार्टनर तो उसकी नो एंट्री होगी। नेक्स्ट, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी कहाँ दिखाते हैं? लायबिलिटी में डेफिनेटली अनरिकॉर्डेड है, अब रिकॉर्ड करना पड़ेगा। नेक्स्ट, अब अश्विन एंड महेश आर पार्टनर्स, 3:2 उनका रेशो है। उन्होंने 1/6 पंकज को दिया, न्यू प्रॉफिट लॉस क्या होगा? अब सबसे पहले 1/6 कौन कौन से ऑप्शन में है? तो 1/6 इसमें नहीं है क्योंकि इसमें लास्ट वाले का 1/3 है, इसमें लास्ट वाले का 3/6 है, मतलब ये ऑप्शन नहीं है। अब इसमें 1/6 है लास्ट वाले का, करेक्ट, और इसमें भी 1/6 है लास्ट वाले का। अब हम, एक तो तरीका है कि पूरा फॉर्मूला करके, दूसरा दिमाग लगाएं कि इस बी ऑप्शन करेक्ट क्यों है। क्योंकि देखो सी का जो नया नया पार्टनर है पंकज, उसका 1/6 तो आ ही रहा है और उनका इंडिविजुअल 3:2 ही है, तो इसीलिए इसका आंसर क्या होगा? बी, 3:2:1, राइट। सी ऑप्शन नहीं हो सकता, ये तो नहीं हो सकता, वो तो क्लियर है ना। अब सी क्लियर क्यों नहीं है कि देखो सी में 1/6 तो आ रहा है, करेक्ट, पर इधर उन्होंने फिर चेंज कर दिया 2:3, यहाँ पर क्या है 3:2, राइट। तो इसीलिए बी ऑप्शन करेक्ट। अब नेक्स्ट, Bajpayee and Sardar partners 5:3. They admitted Sahu and new partner. Bajpayee sacrificed 1/4 from his share. 1/4 ऑफ नहीं बोल रहा है, 1/4 फ्रॉम, यानी 1/4 Bajpayee कर रहा है। सरदार सेक्रीफाइस 1/8, करेक्ट। तो 1/8 सरदार सेक्रीफाइस कर रहा है। अब इसको इंटू टू कर दें तो 2/8 एंड 1/8, तो टोटल उसको मिल रहा है 3/8। अब 3/8 किधर है वो देखो, 3/8। अब 3/8 आपको एक ही ऑप्शन में मिल रहा है, 3/8, है ना, क्योंकि ये 3/8 नहीं है, ये 3/8 नहीं है, ये 3/13 है। 3/8 एक ही ऑप्शन में है, तो सी। तो ये 1 मिनट में एमसीक्यू सॉल्व हो जाना चाहिए, करेक्ट। 3/8, साहू का 3/8 होना चाहिए।
नेक्स्ट, अब उर्वी एंड ईवा पार्टनर्स हैं, 2:1 में दे एडमिटेड पूनम विथ 1/5 शेयर. द अमाउंट ऑफ गुडविल ब्रॉट इन कैश बाय पूनम विल बी distributed in sacrifice ratio. If nothing is mentioned, old ratio is sacrifice ratio. So old ratio is sacrifice ratio. That's why 2:1. Okay. Now we'll go for next chapter, which is retirement of partner. अब debit balance of profit and loss account shown in the balance sheet कहाँ जाएगा? Debit side of partner's capital, including the retiring one in the old sharing ratio. तो ये तो हम करते ही हैं सम्स में. Goodwill shown in balance sheet कहाँ करते हैं? Debit side of all partners in old ratio. Correct? ये तो सम्स में करते ही हैं. गुडविल पेएबल टू रिटायरिंग पार्टनर्स रिकॉर्डेड एज. अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है. याद है हम लोग एरो बनाते थे, बी डॉट आर डॉट, फिर मान लो बी रिटायर हो रहा है तो ए और सी, तो ए अकाउंट डेबिट लिखते थे, सी अकाउंट डेबिट लिखते थे. एग्जैक्टली वही एमसीक्यू है. डेबिटेड टू कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन गेन रेशियो. तो जो हम एरो वाला प्रोसेस करता है ना, एग्जैक्टली उस पर एमसीक्यू है. तो इसका आंसर है सी. करेक्ट. नेक्स्ट, when old profit and loss share is given gaining ratio. Now nothing is mentioned, old ratio is gaining ratio. Nothing is mentioned, old ratio is also sacrifice ratio. Next, except retiring partner also receives goodwill when a partner, except the retiring partner also receives when the new profit and loss ratio is less compared to old. Is that clear? Negative gain is sacrifice. याद है, negative gain is sacrifice. तो negative gain जब होता है तो C option उसको हम ये कहते हैं. Loss on revaluation at the time of retirement or death is recorded too. Now all partners in dash ratio, all profit and loss ratio on the debit side. So C option. Correct. All partners, all profit and loss ratio and debit side. Next, if partnership deed is silent, interest is payable at the rate of dash percentage on unpaid amount payable to retiring partner. C 6%. Correct. अब ये अच्छा एमसीक्यू है, ध्यान देना. लास्ट ईयर का प्रॉफिट जो था, करेक्ट, वो 24,000 था. ये पार्टनर का डेथ हुआ है 3 मंथ्स के अंदर. तो पहले 24,000 इंटू 3/12 करेंगे तो 3 मंथ्स का प्रॉफिट आ जाएगा. करेक्ट. जिसकी डेथ हुई उसका शेयर है 1/3. तो 3 कट 2,000 इज द आंसर. ओके. तो इसका आंसर है 2,000. 24,000 लास्ट ईयर का प्रॉफिट है. 3 महीना डेथ पीरियड है, मतलब इस फाइनेंशियल ईयर में 3 महीने में उसकी डेथ हो गई, तो 3/12 और उसका शेयर है 1/3. तो ऐसे करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा. फिर यहां पर गीता रिटायर्स, राइट, इक्वल पार्टनर्स है, 1:1:1, राइट. गीता रिटायर्स, राइट, और उनका शेयर इक्वली गेन हो रहा है, तो न्यू रेशियो भी क्या हो जाएगा, 1:1. करेक्ट, क्योंकि बाकी बचे कौन, ये दो पार्टनर्स, तो 1:1. नेक्स्ट, वर्कमैन प्रॉफिट शेयरिंग फंड इज रिकॉर्डेड एज अ लायबिलिटी at the time of retirement in new balance sheet. So it's recorded as a liability in new balance sheet. अब हम लोग रिटायरमेंट के एमसीक्यूज कर रहे हैं जो सेल्फ लर्निंग के हैं. डैश इज नॉट द केस ऑफ रिटायरमेंट एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट. नाउ इसका करेक्ट आंसर है वॉलंटरी रिटायरमेंट ड्यू टू पर्सनल रीजन. राइट. पार्टनरशिप एक्ट में ये सब नहीं दिए हुए हैं पर्सनल रीजंस कि किसके कारण पार्टनर रिटायर हो सकता है. कंसेंट से रिटायर हो सकता है, दिया हुआ है पार्टनरशिप एक्ट में. नोटिस से रिटायर होता है, पार्टनरशिप एक्ट में दिया हुआ है. कॉन्ट्रैक्ट से रिटायर हो सकता है, पार्टनरशिप एक्ट में दिया हुआ है. पर पर्सनल रीजंस थोड़ी दिए गए हैं कि पार्टनर क्यों रिटायर हो सकता है. तो डैश इज नॉट अ केस. तो ये भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है. नेक्स्ट, डैश पार्टनर इज रिक्वायर्ड टू गिव अ पब्लिक नोटिस. एक्टिव पार्टनर, एक्टिव पार्टनर को पब्लिक नोटिस देना ही है. नेक्स्ट, अब PQR पार्टनर्स है, 3:2:1 उनका शेयरिंग रेशियो. आर रिटायर्स, अब आर रिटायर हो गया तो बचा कौन, P और Q, तो उनका प्रॉफिट शेयरिंग हो जाएगा 3:2. करेक्ट. एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट कंटिन्यूइंग पार्टनर गेन. अब गेन्स रेशियो कैसे आता है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो. करेक्ट. न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो. नेक्स्ट,
अब हमें गेनिंग रेशियो पूछना है। अब गेनिंग रेशियो में ही तो डेबिट होता है, मैंने बताया था। तो 6:4, अगर आप ध्यान से देखें 6:4 इज 3:2, राइट। कंटिन्यूइंग पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट होता है, रिटायरिंग पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होता है, सी रिटायर हो रहा है, राइट। तो उसका आंसर है 3:2। नेक्स्ट, ए बी सी पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट एंड लॉस 2:1 में शेयर कर रहे हैं, एंड एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट नाउ न्यू प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो क्या होगा? इसमें कह रहा है न्यू प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो क्या होगा। अब न्यू प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो होगा, फॉर्मूला सेज यू हैव ओल्ड रेशियो एंड यू हैव गेनिंग रेशियो। अब इसमें आपको वर्कआउट करना पड़ेगा। देखो, ए का ओल्ड रेशियो कितना है? 2/5 प्लस बॉक्स लगाइए। गेनिंग रेशियो क्या है? 3/5, पर 3/5 इंटू सी का शेयर 1/5, तो 2/5 प्लस 3/25। अब 25 अगर एलसीएम ले लें तो 10 प्लस 3 इज 13/25, राइट। तो इसका आंसर है 13:12, क्योंकि देखो ए का 13 है, टोटल 25 है, तो बी का कितना होगा? 12। तो बी का निकालने बैठना मत, क्योंकि एग्जाम में इतना टाइम नहीं मिलेगा। तो इसका आंसर है 13:12, करेक्ट। ये अपन बिग सम्स में ये करते थे, ब्रैकेट लगा के करते थे, है ना। नेक्स्ट, अब पी क्यू आर पार्टनर है, आर रिटायर हो रहा है, एंड आफ्टर रिटायरमेंट आर एंड पी मेंटेन्स हिज शेयर। आफ्टर रिटायरमेंट ऑफ आर, पी मेंटेन हिज शेयर, मतलब पी को उतना ही मिलना चाहिए जितना पहले मिलता था, करेक्ट। तो न्यू प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो निकालो। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिकी एमसीक्यू है। पी को पहले मिलता था 5/10, डू यू एग्री, यानी 50%। पी को 50% मिल रहा था। कह रहा है आर के रिटायर होने के बाद पी को उतना ही मिलना चाहिए जितना पहले मिलता था, यानी आर के रिटायरमेंट के बाद पी को 50% ही मिलना चाहिए। रिटायरमेंट के बाद पी को 50% मिलना चाहिए। तो इनमें ये 50% नहीं है, ये 50% नहीं है, ये 50% नहीं है, तो एक ही ऑप्शन बचा जिसपे पी को 50% मिल रहा है, विच इज हाफ। मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिकी एमसीक्यू है ये, कि आर के रिटायरमेंट के बाद पी को उतना ही मिलना चाहिए जितना पहले मिलता था। तो पी को पहले मिलता था 5/10, विच इज 50%। अब रिटायर हो गया आर, उसके बाद पी को उतना ही मिलना चाहिए, तो पी को 50% ही मिलना चाहिए। तो इन सारे ऑप्शन में सी एक ऑप्शन है जिसमें 50% है, तो इसलिए इसका आंसर है सी, 1:1। नेक्स्ट, MNO are partners sharing profit and loss in the ratio of 4/9, 1/3 and 1/6। तो इसमें अगर आप 4/9 रेशियो, अब ये लगा लेंगे 3/9, करेक्ट, 18, सो इट इज 8/18, एंड 18 लगाएंगे तो 6/18 एंड 3/18, राइट। इफ LCM is 18, तो 9 2s are 4 2s are 8, and 6 and 6 3s are, right. So wait a minute, easier way to crack it। अब वो कह रहा है कि M रिटायर्स, M गया, उसको भूल जाओ, N और O को कितना मिलेगा? तो N और O 1/3 और 1/6, राइट। तो इसको इंटू 2 और इंटू 2 कर दो, तो क्या हो गया? 2/6 एंड 1/6। तो उसका आंसर है 2:1, करेक्ट। इट्स वेरी सिंपल, वो बड़ा प्रोसीजर करने की जरूरत नहीं है, राइट। क्योंकि बोल रहा है M रिटायर हो गया, तो M को काटो, बाकी बचे कौन? N और O, उनको इक्वल कर दो, राइट। नेक्स्ट, अब Monty retires from the partnership firm, his capital share in reserves and revaluation account is 1,80,000। फिर भी वो लोग को 2 लाख पे कर रहे हैं, 180 के बाद भी हम उसको 2 लाख पे कर रहे हैं, एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं। एक्स्ट्रा पे क्यों कर रहे हैं भाई? एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं क्योंकि तेरा गुडविल है, वो गुडविल अमाउंट है, उसका बी ऑप्शन है गुडविल अमाउंट, करेक्ट। अब रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल टू प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। अब प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट हो रहा है, मतलब ये उसका लॉस होगा अप टू डेट ऑफ रिटायरमेंट।
राइट। रिटायरिंग पार्टनर शेयर लॉस अप टू डेट ऑफ रिटायरमेंट, क्योंकि रिटायरिंग पार्टनर का अकाउंट डेबिट हो रहा है, राइट। तो इसका है रिटायरिंग पार्टनर शेयर लॉस अप टू डेट ऑफ रिटायरमेंट। ये अपने डेथ में जनरली करते थे, इसमें रिटायरमेंट का उसने पूछ लिया है। नाउ विल गो फॉर डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, कितने मेथड्स हैं, राइट? दो मेथड्स हैं, सिंपल डिसोल्यूशन एंड डिसोल्यूशन अंडर कोर्ट्स ऑर्डर, राइट। कौन सा अकाउंट ओपन करते हैं? तो रियलाइजेशन अकाउंट ओपन करते हैं। रियलाइजेशन विच टाइप ऑफ अकाउंट है? तो भाई नॉमिनल अकाउंट है, याद रखना नॉमिनल अकाउंट है, रियलाइजेशन इज अ नॉमिनल अकाउंट। अब सबसे पहले क्या पे करते हैं? सबसे पहले क्या पे करते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, सबसे पहले डिसोल्यूशन एक्सपेंस पे करते हैं, करेक्ट। अब हमें डेटर्स का बैलेंस दे रखा है, हमें बीडीआर का बैलेंस दे रखा है, राइट। अब वो बोल रहा है विच अमाउंट विल बी शोन ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ रियलाइजेशन। तो क्रेडिट साइड बीडीआर बताते हैं, क्रेडिट साइड बीडीआर बताते हैं, डेबिट साइड डेटर बताएंगे 24,500। Which account credit balance of general reserve worker accident fund and profit and loss account is transferred at the time of dissolution? कहाँ ट्रांसफर होता है? पार्टनर्स कैपिटल, राइट। डी पार्टनर्स कैपिटल। अब ये हो गए एमसीक्यूज टेक्स्ट बुक के। अब सेल्फ लर्निंग के। व्हेन बिजनेस इज नॉट क्लोज डाउन ड्यू टू एडमिशन ऑफ पार्टनर, करेक्ट, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, डेथ ऑफ पार्टनर एंड द रिमेनिंग पार्टनर कंटिन्यूज। अब रिमेनिंग पार्टनर कंटिन्यूस बिजनेस है, तो वो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप है, पार्टनरशिप फॉर्म नहीं है, क्योंकि बिजनेस कंटिन्यू है, इसलिए डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप है, क्योंकि बिजनेस कंटिन्यू है, करेक्ट। एंड रिमेनिंग पार्टनर कंटिन्यूस, तो डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म नहीं हो सकता, ओके। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप है when all partners agree to dissolve the firm, right? It is voluntary, all partners agree, voluntary, correct. Which amount is not transferred to realization account at the time of dissolution of firm? कैश अकाउंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। याद है अपन ने ये शॉर्ट सम्स भी किए हैं, कैश का बैलेंस रियलाइजेशन में नहीं जाता है, वो अदर करंट एसेट्स और कैश वाला सम, तो ये वहां से एमसीक्यू आया है। नेक्स्ट, लास्ट सबसे पेमेंट किसको होती है? सबसे लास्ट पेमेंट होती है पार्टनर्स कैपिटल को, करेक्ट। सबसे फर्स्ट पेमेंट किसको होती है? डिसोल्यूशन एक्सपेंस को। नेक्स्ट, इफ वाइफ ऑफ पार्टनर इज गिवन अ लोन टू द फर्म फॉर हिज पर्सनल फंड, फ्रॉम हिज पर्सनल फंड, तो उसको हम क्या करेंगे? विद थर्ड पार्टी, विद थर्ड पार्टी, पर्सनल फंड में से दिए हैं तो एज अ थर्ड पार्टी ट्रीट करेंगे। नेक्स्ट, डेप्रिशिएशन फंड कहाँ दिखाते हैं? एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन। डेप्रिशिएशन फंड क्रेडिट ऑफ रियलाइजेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, करेक्ट, क्रेडिट टू रियलाइजेशन। नेक्स्ट, अब आप बोलोगे सर ये तो एमसीक्यू रिपीट हुआ है, अभी अभी अपन ने किया है ना, करेक्ट। अब अगर आप ध्यान से देखें इस एमसीक्यू पे, यहां पे उसने चालाकी की है, क्या पूछा है? क्रेडिट साइड, कट कॉपी एमसीक्यू, कट कॉपी एमसीक्यू। पर क्या पूछा है उसने, देखो, इस बार ट्विस्ट एंड टर्न जरूर होंगे, ये सेल्फ लर्निंग का है। डेबिट साइड, तो भाई डेबिट साइड तो 24,500 ही आएगा। ध्यान से पढ़ना एमसीक्यू, मैं पहले ही बता रहा हूँ, राइट फ्रॉम द फर्स्ट स्लाइड, ध्यान से पढ़ना, ये सेल्फ लर्निंग का एमसीक्यू है। डेबिट साइड पूछा है, फिर किधर जाएंगे आप बताओ, है ना? बाहर आगे पता चलेगा, एक मार्क चली गई, है ना। डी, वेयर विल यू शो द बैलेंस ऑफ वर्कर्स प्रॉफिट शेयरिंग फंड, राइट। वर्कर्स प्रॉफिट शेयरिंग फंड रियलाइजेशन अकाउंट में जाता है, वर्कर कंपनसेशन फंड होता है तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, करेक्ट। अनरिकॉर्डेड एसेट्स है, अभी ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अनरिकॉर्डेड एसेट दे दिया क्रेडिटर को, 30,000 का था, रोकड़ा कितना देना पड़ेगा आप, राइट। तो अनरिकॉर्डेड एसेट्स के सामने हमने 30,000 के सामने अनरिकॉर्डेड एसेट दे दिया 20,000 का, तो कैश कितना देंगे? 10,000। टू क्लोज एसेट्स एंड लायबिलिटीज दे आर ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन एट विच वैल्यू? डेफिनेटली बुक वैल्यू, राइट। तो ये एमसीक्यूज कर लेना, गुड लक।